सो गाइस वेलकम बैक टू दिस लेक्चर सीरीज। हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से बंगाल को अपनी टेरिटरी में इंक्लूड किया। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि मैसूर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट ट्रेड और पॉलिटिकल पावर और एस्टैब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटिशर्स ने मैसूर को किस तरह से कॉन्कर किया वो देखते हैं। सो मैसूर एक हिंदू किंगडम था जो विजयनगर एम्पायर थी, जो 1565 में बैटल ऑफ टेलीकोटा के बाद वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट किया। तो उसी में से एक हिंदू रीजन इमर्ज हुआ था। स्टार्टिंग में वोडिया डायनेस्टी थी, स्टेट थी। मैसूर एक कोस्टल स्टेट थी और ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थी, और ये इसी वजह से काफी रिच प्रोविंस, एज अ रिच प्रोविंस ये डेवलप हो चुकी थी। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे मैप में दिख रहा है, तो मैसूर के आसपास उसके काफी मैसूर की जो नेबरिंग स्टेट्स है, जैसे मराठास, निजाम्स, इनके साथ मैसूर एक कॉन्स्टेंट। तो मैसूर के जो नेबरिंग स्टेट्स है, मराठा, निजाम्स, कर्नाटक है और इट्स ईस्ट, इनके साथ हमेशा एक कॉन्स्टेंट टसल में इन्वॉल्व रहती थी। तो कभी एक एज अ पीसफुल रीजन ये नहीं रहा था। तो क्या हुआ, जैसे मराठास कभी इन्वेट कर देते थे, कभी निजाम के साथ एक कॉन्स्टेंट पावर स्ट्रगल रहता था इनका। तो इस चक्कर से इनकी जो ट्रेजरी थी वो कॉन्स्टेंटली मनी लूज कर रही थी, और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डेवलप हो चुकी थी मैसूर में। इस चीज को देखते हुए इस इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाया हैदर अली ने। तो हैदर अली ने काफी नीचे से स्टार्ट किया था, और 1761 में इसने पावर अज्यूम कर ली थी, और ये एज अ लीडर वहां पे निकला था। सो 1761 में हैदर अली ने, इन्होंने आर्मी में काफी नीचे लेवल से स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे करते करते ये इन्होंने पावर अज्यूम कर ली थी 1761 में। तो ये वहां के लीडर बने थे, और हमेशा जो मराठास थे, निजाम थे, इनके साथ हमेशा एक कांस्टेंट स्ट्रगल तो फिर भी कंटिन्यू रहा। बट ये क्योंकि काफी केपेबल और एबल एडमिनिस्ट्रेटर और मिलिट्री लीडर थे, ये उनको कॉन्स्टेंटली अचीव काउंटर करते रहते थे अच्छे तरीके से। मराठास में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे उनके लीडर्स के बारे में। बट आप अभी ये जान लीजिए, इतना ध्यान रखिए कि माधवराव से मराठास के साथ हमेशा एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल तो बना ही रहा। इनफैक्ट जब माधव राव के अंडर जब मराठा एम्पायर काफी स्ट्रांग थी, उन्होंने इनको 1760s के दौरान काफी बार इन्वेट भी किया, और ये उनको एक अच्छी टक्कर देने के साथ साथ उनको हारे भी कई बार, उनसे जीते भी हारे भी, कॉन्स्टेंटली चलता रहा। बट जब इनको सही टाइम मिला, इन्होंने अपनी जितनी भी लॉस्ट टेरिटरीज थी उनको वापस गेन भी किया था। ठीक है, अब क्या है, हैदर अली ने मालाबार कोस्ट जो है उसको भी कॉन्कर किया था। तो उनका ऑब्वियसली ट्रेड में बेनिफिट उनको मिला, ट्रेड उनका काफी सक्सेसफुल रहा, उनके रेवेन्यू काफी इंक्रीज हुए। अब ब्रिटिशर्स को क्या था, उनको नजर थी इस एरिया में, बट इस टेरिटोरियल एस्पिरेशन के साथ ब्रिटिशर्स की काफी समय से नजर थी स्टेट की, उनकी टेरिटोरियल एस्पिरेशन तो थी ही, साथ ही जो मालाबार कोस्ट की एक्सेस थी वो उनको चाहिए थी, क्योंकि उनका ट्रेड में उनको बेनिफिट मिलता। और ये तो एक वजह ही है, साथ साथ जो हैदर अली था उसकी फ्रेंच के साथ काफी अच्छी दोस्ती थी। उसने, हैदर अली ने इनफैक्ट एक डिंडीगुल में फ्रेंच फैक्ट्री भी स्टैब्लिश करी थी। हैदर अली ने इनफैक्ट एक आर्म्स फैक्ट्री भी डिंडीगुल में स्टैब्लिश करी थी। डिंडीगुल ये एरिया पड़ता है, आप देख सकते हैं इस मैप में। तो इसके चलते क्या हुआ, हैदर अली की हमेशा से कांस्टेंट टसल तो थी ही मराठा के साथ, निजाम के साथ, अरकोट के नवाब के साथ। अरकोट आप देखेंगे तो इस एरिया में, यहाँ पे ये छोटी जगह है कर्नाटक में। और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स की टेंशन दूसरी ये थी कि फ्रेंच और हैदर अली आपस में काफी क्लोज, उन लोगों का आपस में काफी ट्रेड चलता है, एक दूसरे के टेरिटरी में इनका इन्वॉल्वमेंट है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उन्होंने सोचा मराठास और निजाम के साथ उन्होंने एक अलायंस बनाने की कोशिश करी। ब्रिटिशर्स का हमेशा से यही था कि डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला वो हमेशा अपनाया करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने मराठा और निजाम से बात करी कि उनको जो हैदर अली को अटैक करेंगे और जितनी भी उसकी टेरिटरी वो आपस में डिवाइड कर लेंगे। बट हैदर अली ने क्या किया, उसने मराठास को पैसे दे दिए। उसने उनको कहा कि आप लोग इतना पैसा मुझसे लीजिए और न्यूट्रल हो जाइए, मेरे खिलाफ मत खड़े हुए। और साथ ही साथ निजाम से बात करी कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा टेरिटरी दे दूंगा, जितनी ब्रिटिशर्स देंगे उससे ज्यादा। इस तरह से मराठास और निजाम को हैदर अली ने न्यूट्रलाइज कर दिया, और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। इसमें फाइनली एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में, जिसके तहत सबको अपनी टेरिटरीज वापस कर दी गई थी, और ब्रिटिशर्स को काफी ह्यूमिलेट होना पड़ा था इस ट्रीटी के होने से।
क्योंकि उन्होंने बंगाल जीता था, वो काफी कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग मैसूर में इजीली विन कर लेंगे, बट उन्होंने अटैक किया, वही सेम पॉलिसीज अपनाए डिवाइड एंड रूल के, बट उनको कोई फायदा नहीं हुआ, हेंस द ह्यूमिलिएशन। इसके बाद 1771 में मराठा ने मैसूर पर अटैक किया, ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ मद्रास में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने कहा था कि अगर कभी भी कोई फॉरेन पावर हैदर अली को अटैक करेगी मैसूर में, तो वो हैदर अली का साथ देंगे। अब 1771 में माधव राव ने अटैक किया, बट ब्रिटिशर्स उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आए। तो हैदर अली को बुरा लगा इस बात का कि ब्रिटिशर्स ने मुझे धोखा दिया, और साथ ही साथ उसकी फ्रेंच प्रॉक्सिमिटी उसको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स दे रही थी, उसके लिए ज्यादा फायदेमंद थी। उसकी आर्मी के लिए जितनी भी जरूरतें थी, गन्स की, गोलियों की, सॉल्ट पेटर की, लेड की, वो सब फ्रेंच पूरी कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स को कॉन्स्टेंटली थ्रेट था कि फ्रेंच के साथ इसके एसोसिएशन है, वो हमारे लिए काफी हानिकारक हो सकती है। क्योंकि फ्रेंच में अगर आप ध्यान देंगे तो नेपोलियन उस समय राइज कर रहा था, ठीक है, और नेपोलियन का एक थ्रेट जो है वो ब्रिटिशर्स को हमेशा से ही सता रहा था। तो इस चक्कर से ब्रिटिशर्स का एक बहुत फोकस्ड अटेम्प्ट था इस बात पे कि वो मैसूर को किसी तरह से अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर दो, वहां का जो रूलर है हैदर अली उसको डिफीट कर। तो उन्होंने क्या किया, माहे एक जगह है, माहे एक जगह है मैसूर स्टेट में, ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी उसको अपने अंडर लाने की। अब माहे मैसूर के अंडर आता है, और तुम अगर उसको कैप्चर करोगे तो ऑब्वियसली जो मैसूर का रूलर है उसको लगेगा कि मेरे को चैलेंज किया गया। तो इसी के चलते सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी स्टार्ट हुआ 1780। बट 1780 में जब ये वॉर स्टार्ट हुआ, अभी वॉर चल रहा है, कुछ बैटल्स हुए हैं, बट कोई खास नतीजा नहीं निकला। बट पोर्टो नोवो एक जगह है, आज की डेट में इसको परंगीपेटा के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में। तो वहां पे हैदर अली को डिफीट कर दिया सर आयर कोट ने। बट हैदर अली बीइंग द स्ट्रॉन्ग मैन दैट ही वाज, वो उसने फाइट बैक किया, वो वापस अपनी स्ट्रेंथ उसने गेन करी और फिर से उसने ब्रिटिशर्स को हरा दिया। बट 1782 में क्या हुआ, हैदर अली की डेथ हो गई कैंसर की वजह से। अब उसका बेटा जो कि हैदर अपने फादर जितना ही केपेबल था, उसने स्ट्रगल को कंटिन्यू किया, उसने अपने फादर की जगह ली और स्ट्रगल को जिस तरह से उसके फादर फेस कर रहे थे उन्होंने वो किया। और फाइनली ये वॉर चला, 4 साल तक चलता रहा, काफी बैटल्स हुए, कोई खास नतीजा नहीं निकला, और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ इसको खत्म किया गया। एक समझौता हुआ ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान के बीच, जिसके तहत दोनों ने एक दूसरे को कैप्चर टेरिटरीज वापस कर। अब अगले कुछ सालों तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जो स्ट्रगल था वो हर समय डिले करा गया, उसको कभी एक फाइनल रिजल्ट नहीं लाया गया, और इसी के चलते हुआ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ये हुआ 1790 से 92 के बीच। अब इसमें क्या था, एक ट्रावनकोर, एक इसकी बॉर्डर स्टेट थी टुवर्ड्स द साउथ ऑफ मैसूर। ट्रावनकोर एक स्टेट थी जिसके राजा थे धर्मराजा। उनकी धर्मराजा की और टीपू सुल्तान की लड़ाई हुई 1789 में एज बैटल ऑफ नेडुंकोटा हुआ। उसके बैकग्राउंड ये था कि ट्रावनकोर का जो राजा था उसने 2 स्ट्रेटेजिक फोर्ट्स खरीदे थे डच से, क्रैंगनोर और आयाकोटा। अब ये जो 2 फोर्ट्स हैं ये पड़ते थे कोचिन। अब कोचिन टीपू की एक फ्यूडेटरी थी, उसके अंडर आता था। तो अब अगर टीपू के नॉलेज के बाहर किसी ने उसकी फ्यूडेटरी में कोई फोर्स खरीदे, परचेज करे, तो उसकी सॉवरेंटी वायलेट हुई है, और हेंस उनके बीच में वॉर स्टार्ट हुआ। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको मैसूर हमेशा से चाहिए था, उनको मालाबार की एक्सेस चाहिए थी ताकि उनको ट्रेड में बहुत ज्यादा बेनिफिट हो और उनको अपने प्रोडक्ट्स के लिए बेटर मार्केट मिले। तो ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट था मैसूर में, क्योंकि उनको मालाबार के लिए एक्सेस चाहिए थी अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए। तो ब्रिटिशर्स को मैसूर का एक्सेस चाहिए था क्योंकि वहां पे मालाबार पोस्ट था, तो उससे उनको ना ट्रेड में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती, उनको एक मार्केट एक्सेस उनकी बढ़ जाती, उनके प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते। तो जो बैटल थी ट्रावनकोर और मैसूर के बीच में, उस चीज का फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने, और उन्होंने ऑब्वियसली साइड किसकी ली, ट्रावनकोर की, क्योंकि उनको मैसूर की स्टेट चाहिए थी। और ट्रावनकोर की साइड लेने के साथ साथ उन्होंने मराठास और निजाम के साथ भी अलायंस फॉर्म कर लिया ताकि वो मैसूर के ऊपर इजीली एक साथ एकजुट होकर अटैक करें, ताकि उनकी डिफीट मैसूर की
वो एकदम श्योर हो गया। अब टीपू जो है वो ट्रावनकोर में उसके साथ बैटल में इन्वॉल्व है, धर्मराजा के साथ। और उसको ये पता लगता है कि ब्रिटिशर्स जो है उसकी टेरिटरी में इंट्रूड कर चुके हैं, उन्होंने अंबर, वेल्लोर और बैंगलोर तक कैप्चर कर लिया है, और अब वो सीधा उसकी कैपिटल में अटैक करने वाले हैं, जो कि है सेरिंगपट्टनम। तो ये जो फियर था, इसकी वजह से टीपू फोकस नहीं कर पाया अपना आगे के बैटल में भी और पीछे के भी, और ऑब्वियसली टीपू सुल्तान की हार हो गई। और एक समझौता किया गया, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुई, जिसके तहत टीपू से ब्रिटिशर्स ने, मराठास ने, निजाम ने, सबने टेरिटरीज भी ली और पैसे भी लिए। तो 1792 में जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कंक्लूड हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने पहले तो बड़ा महल, डिंडीगुल और मालाबार एरिया एक्सेस कर लिया। मालाबार उनके लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट था उनके ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही उन्होंने टीपू से 3.30 करोड़ रुपए की वॉर इंडेमनिटी ली, जो कि उसका आधा पहले देना था और बाकी आधा इंस्टॉलमेंट्स में देना था। और ताकि वो इंस्टॉलमेंट्स पे करता रहे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने टीपू के 2 बच्चों को भी हॉस्टेज बना लिया। काफी इंसल्टिंग था टीपू के लिए। निजाम ने जो है कृष्णा से लेके पेरियार तक का एरिया निजाम को मिल गया, मराठास को तुंगाभद्रा के आसपास का एरिया मिल गया। ये जो एरियाज है रिवर के पास, आपको पता ही है फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है सब, तो इससे उनका एग्रीकल्चरल रेवेन्यू मिले। और अगर मराठास और निजाम के एग्रीकल्चरल रेवेन्यू बढ़े हैं, तो ऑब्वियसली मैसूर के रेवेन्यूज बहुत ज्यादा रिड्यूस हुए। तो ये काफी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी टीपू के लिए। इस ट्रीटी के बाद भी जो स्ट्रगल था मैसूर और इंग्लिश का, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। वो कभी किसी भी ट्रीटी में इनका जो स्ट्रगल है, पावर की प्रॉब्लम्स हैं, वो कभी भी सॉल्व नहीं करी गई थी, वो हमेशा उनको डिले करा गया था। और इसी के चलते इस डिले को ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम 1792 में हुई। टीपू ने अगले 7 साल के अंदर जितना पैसा उसको वापस लौटाना था ब्रिटिशर्स को एज वॉर इंडेमनिटी, वो लौटाया, अपने दोनों बच्चों को छुड़ाया। और जो स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ था, वो फर्दर कंटिन्यू हुआ और हुआ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। 1796 में जब वोडिया डायनेस्टी का हिंदू रूलर की डेथ हो गई थी, तो टीपू ने उसके बेटे को अगला रूलर बनने से इनकार कर दिया, उसको थ्रोन पे बैठने नहीं दिया और खुद अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। अब टीपू सुल्तान और फ्रेंच की दोस्ती काफी गहरी थी, ये चीज ब्रिटिशर्स को स्टार्टिंग से ही सता रही थी। अब टीपू और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में, नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रेंच था, उसकी और टीपू की आपस में काफी कम्युनिकेशन थी। और ब्रिटिशर्स ने एक लेटर भी इंटरसेप्ट किया था, जिसमें टीपू ने नेपोलियन से बात करी थी, उसको बोला था इन्वाइट करने के लिए, और नेपोलियन ने भी वापस यही बोला था कि वो काफी बड़ी आर्मी के साथ आ रहा है, उसकी काफी स्ट्रॉन्ग नेवी है और उसको डिफीट करना काफी मुश्किल है। हालांकि एक बैटल ऑफ नाइल हुआ था 1798 में, जिसमें नेपोलियन को हरा दिया गया था। बट टीपू और नेपोलियन की इस क्लोजनेस से ब्रिटिशर्स हमेशा चिंतित रहते थे। और अप्रैल 1799 में द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्टेड, और इस बैटल के दौरान टीपू सुल्तान को मार दिया गया था, उसकी डेथ हो गई थी। और फाइनली ब्रिटिशर्स को जो स्टेट चाहिए थी, मैसूर स्टेट, ताकि उसके सारे रिचेज उनको मिल जाए, उसका ट्रेड उसको एक्सेस मिल जाए, कोस्टल एक्सेस मिल जाए, ब्रिटिशर्स ने वो हासिल किया। और साथ ही साथ लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनी सब्सिडरी अलायंस के तहत वोडियाज को रिस्टोर तो किया पावर पे, उनको राजा बनाया, बट उसको सब्सिडरी अलायंस में अपने अंडर ही रखा, अपना एक सब्सिडरी बना दिया। और इस तरह से इन 4 वॉर्स के दौरान, जो हैदर अली से स्टार्ट हुए थे और टीपू सुल्तान की डेथ से खत्म हुए, इन सब वॉर्स के दौरान ब्रिटिशर्स कॉन्स्टेंटली उनको तंग करते रहे, अपनी फ्रेंच और मैसूर की फ्रेंडशिप से वो वरीड रहे, और बट फाइनली उन्होंने मैसूर को अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया।